फिर इसको नोट कर लेना, इधर आओ ध्यान से, कुछ नए बच्चे हैं वो भी सुनना। अपन एक बार 2 मिनट रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। आज वैसे ये हमारा लास्ट होगा चैप्टर, अब मैं आज दोनों पढ़ लेंगे, क्रेब साइकिल और ईटीएस दोनों पढ़ लेंगे, 2 ही हैं, है ना। हाँ ईटीएस भी पढ़ लेंगे। आओ तो अभी 6 बजे तक क्लास है, आ जाओ। अपन सबसे पहले देखो, अपन जो पहले पढ़े थे, अपन ने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, वो लिविंग होना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी के अंदर जो और फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड सब्सटेंस होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारी बॉडी उस एनर्जी को स्टोर करती है या कि यूज़ करती है। तो ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। मैंने तुम लोगों को कई बार बोल दिया हूँ, जहाँ भी रेस्पिरेशन होगा तो फूड पार्टिकल का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और क्या निकलेगी, एनर्जी। ये हमारा होता है शॉर्ट में रेस्पिरेशन। फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होगा और निकलेगी क्या, एनर्जी। जो ब्रेक डाउन का 2 तरीके से होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। जो एरोबिक होता है इसमें एनर्जी बहुत सारी निकलती है, क्योंकि ये विथ ऑक्सीजन होता है, ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, इस वजह से एनर्जी इसमें 686 किलो कैलोरी निकलती है और यहाँ 21 किलो कैलोरी निकलती है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमको वही स्टडी करना है। एनारोबिक को शॉर्ट में मैंने मतलब ये बीटा ऑक्सीडेशन मैंने बताया भी था तुम लोगों को, वो बाद में आता है, यहाँ पे काम नहीं है। और जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है वो मैंने पढ़ लिया था, C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। बोलो, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम, वो मैंने प्लांट में पढ़ लिया था, प्लांट वाला रेस्पिरेशन। ये वाला रेस्पिरेशन यहाँ ज़रूरत नहीं, जब तुम लोग कॉलेज जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा। और जो नॉर्मल अपन लोगों में जो होता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सुनना। पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होती है, फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करना रेस्पिरेशन है, क्लियर। अब यदि हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि फूड पार्टिकल का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना और एनर्जी रिलीज करना, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फूड पार्टिकल का ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक डाउन होना और एनर्जी रिलीज होना, एनारोबिक। तीनों क्लियर हुआ, ये तीनों क्लियर हो गया। चलिए अब अपन बात करेंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक वाला रेस्पिरेशन होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे ग्लूकोज अपन ने खाने के बाद ग्लूकोज का क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो रहा था, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। और फिर ग्लाइकोलाइसिस से बन रहा था पायरुविक एसिड। क्या बन रहा था, और ये पायरुविक एसिड जो था, ये पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन वाला होता है, याद रखिएगा। कितने कार्बन होते हैं इसमें, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ले लो, कोई ले लो, वहीं पे रख दीजिए। नंबर लिखा है इसमें, मोबाइल नंबर लिख दो, ठीक। अब यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड है। अब पायरुविक एसिड जो होता है, देखो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, समझिएगा। जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सुनना मेरी बात, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का क्या होगा, है पीडीसी जिसको हम बोलते हैं, पायरुवेज डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा और ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पायरुविक एसिड, सुनो, ये सेल के साइटोप्लाज्म में था। अब ये सेल के साइटोप्लाज्म के बाद जो भी प्रोसेस होगी सब कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले ही बता चुके थे, क्लियर। अब पायरुविक एसिड में देखो, जो हमारा कोएंजाइम ए ले रहा है पायरुविक एसिड, इसलिए यहाँ कोएंजाइम ए बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है ना, तो हमारे 3 कार्बन से 2 कार्बन वाले में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब पायरुविक एसिड मतलब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन है।
इस कनेक्शन की वजह से हम इसको बोलते हैं गेटवे रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं क्या, LINK, लिंक रिएक्शन। क्यों लिंक रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया को कनेक्ट करने का काम करता है। आप लिख रहे हो ना? अभी रुको, अभी 3-4 बार मना करूँगा, धीरे धीरे आप आदत पड़ जाएगी, अभी धीरे धीरे टाइम लगता है ना, ठीक है। चलो, ये साइटोप्लाज्म से जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो यहाँ पे एक जॉइंट होता है, एक कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। क्लियर हुआ? अब देखिए, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, कोएंजाइम ए यहाँ पे मतलब इस पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम ए जुड़ता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और जब ये प्रोसेस होती है यहाँ पे अपना लाइपोइक एसिड काम में आता है, और ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में। क्लियर हुआ? तो यह अब हेडिंग डाल दो यहीं पे, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल हेडिंग डाले थे ना, साइड में ही यहीं पे अपने को लिखना है पहले लिंक रिएक्शन। सुनना पहली बात ध्यान से, जो हमारा पायरुविक एसिड था, एक बार फिर देखो, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, तो हमारा बनेगा क्या, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का क्या होगा, पायरुवेज डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में जब CO कोएंजाइम ए इससे आके अटैच होगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे कुछ ATP कुछ NADPH2 बाहर निकलेगा एनर्जी के फॉर्म में, ये NADPH2 एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन बस इतना ही है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यदि अपन ऊपर कुछ डेफिनेशन लिखे उसको समझो। अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन लिखे, देखो, इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझना, क्रेब्स साइकिल के लिए बोल रहे हैं। इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज बाई एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो MCQ क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब उसी के पॉइंट्स हैं। क्रेब्स साइकिल जो था, ये केमिकल रिएक्शन होती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में दोनों में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, लेकिन जो क्रेब साइकिल होती है सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, एरोबिक में। इसलिए इस पॉइंट को हाईलाइट करना जरूरी है। क्लियर हुआ? चलिए, टू रिलीज एंड स्टोर एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ स्टोर हो जाती है। क्लियर? थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज होती है, डिराइव फ्रॉम फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये ना बोलना हो तो आप सीधे बोल सकते हो क्या, फूड सब्सटेंस। अभी तक तो मैंने सिर्फ क्रेब साइकिल पढ़ाने के लिए इतनी चीज़ पढ़ाया हूँ। समझ में आ गया? ये पिछले क्लास का रिवीजन था, मोर देन चीज़ें आप लोगों को पता थी, लगभग सारी चीज़ें पता थी। तो सिर्फ ये डेफिनेशन लिखो डेफिनेशन फटाफट। क्रेब साइकिल का, इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ये आप लोग लिखे हो, बस ये लिख देना, ये तो आपके पास लिखा हुआ है। उसको बंद कर दो थोड़ा। अरे एक मिनट और बंद करो थोड़ा, इसमें इंक डाल दूं, चलने का। चलो अब बातें ना करो, अपन थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ेंगे, बढ़िया समझ में आ जाएगा। आ जाओ, बातें मत करिए। जैसे अपना जो पायरुविक एसिड था, ये कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर? जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन, जो कि पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बाद ये जितनी भी प्रोसेस होगी, ये सब होगी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ होगी ये? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर? चलो
एसिटाइल कोएंजाइम। अब मतलब ये जो भी प्रोसेस होगी सब कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से अपन कहाँ आ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, सुनो, मैं एक गाना लिख लूँ अपने लिए यहाँ पे। एक ट्रिक है क्रेब साइकिल याद करने की, देखो, एन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ओके, सुपर 6 फॉर मलिक ओवर। सो मलिक बैट्समैन है ना, कभी बॉलिंग करेगा तो सुपर 6 तो लगेंगे। आओ, एन क्रिकेट, सुनो, एन क्रिकेट क्लब ऑफ, बातें नहीं, एन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ओके, सुपर 6 फॉर मलिक ओवर। क्लियर, आ जाइए। और 654 415 इसको भी याद रखिए, पूरी क्रेब साइकिल खत्म, इसके बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं आता। दो चीजें अपने को याद रखना है, याद रखना ना, 666 654 415, एक बार बोलो, एन क्रिकेट मलिक ओवर, मलिक ओवर, ओवर वो 7 बाल का एक गेंद एक ओवर होता है, एक ट्राई देते हैं ना अपन पहली बार। आओ, वो बाहर से खेल के आते हैं। आ जाओ इधर जल्दी से, अब बातें नहीं, देखो, ए से हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ए से हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये था 3 कार्बन वाला, ये है 2 कार्बन वाला, क्योंकि यहाँ से एक CO2 निकला था। अब यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम नहीं, 3 एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम के 3 मोल। अब 3 एसिटाइल कोएंजाइम के 3 मोल मिलेंगे तो जो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा 6 कार्बन वाला। यदि आप इसके 3 मोल ले लोगे तो कितने कार्बन वाला हो जाएगा, 6 कार्बन वाला। तो जो 6 कार्बन वाला बनेगा वो हमारा पहला क्या होगा, सी, क्रिकेट, मतलब सिट्रेट। क्या होगा वो, सिट्रेट। इस वजह से क्रेब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रेट, मतलब कि सिट्रिक एसिड साइकिल। इस वजह से हम इसको, या सिट्रिक एसिड, आप सिट्रिक एसिड को एक साथ सिट्रेट भी बोल सकते हैं। और जो हमारा सिट्रेट है ये होगा 6 कार्बन वाला। यहाँ पे कार्बन का नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये होगा 6 कार्बन वाला सिट्रेट। क्या होगा, 6 कार्बन वाला। अब ये सिट्रेट जो है एकोटिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ एंजाइम वैसे याद नहीं रखना, क्लियर। तो हमारा सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रिकेट क्लब, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6, क्लियर। तो अब हमारा जो सिट्रेट है, देखो जो हमारा सिट्रेट है, तो अब बनेगा C, 2 C यूज हो गए, ठीक, इसको अप्लाई करना, क्लियर। तो देखो जो सिट्रेट है कन्वर्ट हो गया 6 एकोटिनेट, 6 एकोटिनेट भी 6 कार्बन वाला होगा, समझिएगा, क्लियर। तो देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में हुआ, सिट्रेट, इस वजह से हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, बोलते हैं ना सिट्रिक एसिड साइकिल। ये कन्वर्ट हुआ 6 एकोटिनेट, है ना। अब 6 एकोटिनेट के बाद देखो ऑफ को छोड़ दो, इंडिया ले लो, तो ये हो जाएगा, बोलो, आइसोसिट्रेट। क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रेट, है ना। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन वाला। आइसोसिट्रेट के बाद देखो ये हुआ ओके, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट भी 6 कार्बन वाला। अब देखो इधर 4-6 कार्बन वाले हो गए, 4-6 कार्बन वाले हो गए हमारा। अब आएगा के से, ओ के बाद के से। तो अब सुनो, यहाँ पे एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ये हमारा जो अब बनेगा वो 5 कार्बन वाला हो जाएगा। तो देखो एक बनेगा 5 कार्बन वाला, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस या डी कार्बोक्सिलेस, डी
कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज बोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, के वाला, मतलब कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या बोलेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये भी हुआ। अब बचा हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट कितने कार्बन वाला, समझ में आ गया, ये होगा 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर हमारा बचेगा एस, मतलब कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे देखो, सुनो, अब 5 कार्बन वाला एक ही था, अब 4 कार्बन वाले 5 हैं, मतलब यहाँ भी एक CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ भी एक CO2 बाहर निकलेगा, और इसका भी क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम में किस में बनेगा, सक्सिनेट, 2 एस हैं, सक्सिनेट। सक्सिनेट किस में बनेगा, एफ से फ्यूमरेट। फ्यूमरेट किस में बनेगा, मैलेट। मैलेट किस में बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट। बस फिर यहाँ से फिर सिट्रेट। ठीक है। और अब सुनना, यहाँ पे ये हमारा डी कार्बोक्सिलेशन हुआ था, तो देखो ये 5 कार्बन था, तो ये कितने कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन का। ये भी हो जाएगा 4 कार्बन, 4 कार्बन। बहुत बार कार्बन की नंबर पूछता है, 4 कार्बन और 4 कार्बन। अब ट्रिक अप्लाई करो, स्टार्टिंग के 4 6 कार्बन वाले, 1 2 3 4 6 कार्बन वाले, फिर एक 5 कार्बन वाला, तो फिर एक 5 कार्बन वाला, लास्ट के 5 4 कार्बन वाले, तो 1 2 3 4 5 4 कार्बन वाले। और इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलेंगे इसको, क्रेब्स। इसमें जो क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक सेकेंड, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी ये पूरी की पूरी साइकिल होती है ना, ये पूरी की पूरी साइकिल कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन बोल दिया आपको ऐसा करके, क्वेश्चन बोल दिया कि सिट्रेट से सिट्रेट टू सिस एकोटिनेट, सिस एकोनिटेट है बेटा, सिस एकोनिटेट पूछ दिया। ये प्रोसेस कहाँ होगी, ऑप्शन दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर हुआ। आपको क्वेश्चन दे दिया, नया क्वेश्चन आपको दे दिया, बोल दिया सक्सिनेट से फ्यूमरेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, सेम ऑप्शन। सक्सिनेट से मतलब सक्सिनेट से फ्यूमरेट, मतलब कि ये वाला, ये स्टेप। हमको पूरी की पूरी क्रेब साइकिल कहाँ पता है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। हमको जो पहले क्वेश्चन दिया था उसके आंसर गया था माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। लेकिन जो ये वाला स्टेप होता है, 5 स्टार लगा दो, 6 स्टार लगा दो, ये वाला स्टेप ये होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। बस एक पूरी की पूरी जो क्रेब साइकिल होती है ना, पूरी की पूरी क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। लेकिन ये वाला स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सुनो कैसे, देखो, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा इनर लेयर होती है, पूरी की पूरी क्रेब साइकिल यहाँ चल रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही होती है। लेकिन एक स्टेप, जैसे देखो ये यहाँ से चलते हुए आती है, ये वाली जो स्टेप है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ टकरा जाती है अंदर वाले मेम्ब्रेन में। तो जब ये स्टेप अंदर वाली मेम्ब्रेन में टकरा जाती है ना, तो वो वहाँ रुक के एक स्टेप पूरा कर लेती है। ये मेन चीज़ है जो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन गलत करवाएगा। पूरी की पूरी स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही थी, लेकिन ये वाली मेम्ब्रेन ऐसे धक्का आया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली लेयर पे टकरा गई। और जैसे टकराएगी ना, तो एक स्टेप ये यहीं पे कंप्लीट कर ले रही है,
कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो इस कंप्लीट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, ये बहुत बार आता है। समझ में आ गया? अभी नोट नहीं करना है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक बार अभी इसके अंदर का मैं एंजाइम्स वगैरह भी लिख दूंगा, पहले अपने को एक बार फिर से देखो, फिर से सुनो। क्रेब साइकिल जो है अपने को नीट वगैरह में क्या करता है, स्टेप दे देता है, अपने को अरेंज करना होता है। क्या किया उसने? लिख दिया सिट्रेट, सीसेकोटिनेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऐसा लिख दिया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बना दिया सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, सीसेकोटिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट। गलत हो गया। ऐसे 4 स्टेटमेंट बना देगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्टेप सही है। पूरी पूरी क्रेब साइकिल बनाने के लिए नहीं देता है, स्टेप में गड़बड़ी करता है कि कभी ये उठा के दे दिया, बोला कितने कार्बन होंगे। समझ में आ गया ना? तो क्रेब साइकिल देखो बहुत इजी है। पहले 3 कार्बन, 654, 415, फिर आयन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ओके सुपर 6 फॉर मलिकोबर। आयन से हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए, आयन से एसिटाइल को एंजाइम ए, मेरे साथ बोलो सिट्रेट, 6 एकोटिनेट, आइसोसिट्रेट सॉरी, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। क्लियर हुआ? सबको याद हुआ? ठीक है। स्टार्टिंग के 4 क्या थे? 6 कार्बन वाले, 1 5 कार्बन वाला, और 4 जहाँ जहाँ 1 कार्बन निकलेगा उस जगह में क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन, और एक CO2 बाहर निकल जाएगा, एक कार्बन कम होता जाएगा। ठीक है। फिर से पायरुविक एसिड से कहाँ पे कन्वर्ट हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम में। ये वाली रिएक्शन क्या हो गई थी? लिंक रिएक्शन। इसके बाद समझ में आ गया ना? जल्दी बना लो फटाफट, उसको थोड़ा सा वो कर दो। देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं क्रेब साइकिल से। इसके बाद अपन फिर नया साइकिल पढ़ेंगे। अपन अभी अब देखेंगे सिर्फ नीट में किस लेवल के यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है नीलेश, अच्छे से सुनिएगा। आप जब सीट करोगे ना, जब क्वेश्चन करोगे, आप देखोगे इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन जो सबसे इजी होता है, क्रेब साइकिल होती कहाँ है? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आंसर नहीं जाएगा। आंसर क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। क्रेब साइकिल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, क्रेब साइकिल दिया किसने था? तो आंसर क्या जाएगा? हैंस क्रेब्स। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सिट्रेट। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि क्रेब साइकिल में कितने स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होता है? तो क्या जाएगा? 3 स्टेप हैं। आपको नंबर यहां से याद रहेगा। एक होता है 6 नंबर पे, एक होता है 7 नंबर पे, एक होता है 8 नंबर पे। गलत बोल दिया क्या? हाँ, पहले 4 6 कार्बन वाले, तो एक 5th नंबर पे, फिर 6 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे। मतलब जहाँ जहाँ ये हो गया 3 स्टेप पे क्या होता है, और 3 स्टेप पे CO2 भी निकलता है। एक ऐसा पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनका सीक्वेंस का, एक सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। सीक्वेंस मतलब कैसे? आपको अलग अलग ये इधर उधर दे देगा, मतलब जैसे सिट्रेट के जगह ये ऊपर नीचे लिख देगा, इनका सीक्वेंस बिगाड़ कर देगा। तो ये एक दे सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे सकता है, उसने क्या किया, यहाँ पे रब करके यहाँ पे बना दिया A, यहाँ रब करके बना दिया D, यहाँ और कहीं रब करके बना दिया C, बोला फुल करो, और आपको ऑप्शन दे देगा A = A, B = A, C = A। आपको देखना कौन सा सही है। तो एक आपको स्टेप में सीक्वेंस का एक मतलब स्टेप वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, उनको रिमूव कर देगा, कुछ A, B, C कुछ ऐसा लिख देगा। ठीक है। और कुछ और मतलब ऐसे दे सकता है। देखो जैसे मान लो एक चीज़ और याद रखो, मैंने पहले भी बता चुका था कि जैसे कहीं ATP है, NADPH2, एक NADPH2 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है। और एक FADH2 जो होता है 2 ATP के बराबर होता है। और
पूरी की पूरी क्रेब साइकिल में एक ही स्टेप ऐसा होता है जहाँ पे FADH2 बाहर निकलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाले में, मतलब कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले में। अब जिनको मैं पिछले साल पढ़ा दिया था उनको पता है, जिनको नहीं पढ़ाया था वो लोग सुन लो। जो ATP होता है वो एनर्जी के बंडल्स होते हैं। तो फिर तुम लोग कभी कभी सुने होगे ATP के जगह ADP, कहीं कहीं सुने होगे GTP। तो ये क्या होते हैं फिर? ये भी एनर्जी के बंडल्स होते हैं, लेकिन आए कहाँ से? 1 मिनट में सुन लो, फिर हम पढ़ते हैं ETS। क्लियर? आ जाओ। मतलब एनर्जी का बंडल सिर्फ ATP नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अपने कोर्स में कुछ चीज़ें हैं तो फिर हम उनको याद रखते हैं। जैसे ATP के जगह आपको पता है ADP क्या होता है? तो इस तरह के कितने हो, एडिनोसिन और GTP, एंड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, एंड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ओके। कार्बन बोलो, 654 400 याद रह जाएगा ना? गुड। अब अपन देखते हैं थोड़ा एनर्जी के बंडल्स कितने टाइप के होते हैं। 1 मिनट में शायद पुराने बच्चे जिनको पता है तो बैठे रहें, जिनको नहीं पता, जो नए बच्चे हैं ज़्यादातर, वो सुन ले। ठीक है, चलो पहले समझ लो। तुमको यदि समझ में आ जाएगा तो अपने आप तुम बहुत सारे बंडल्स बना सकते हो। कितने टाइप्स के होते हैं अपन वो देखते हैं। क्लियर? सबसे पहले यदि हम देखें ATP, एडिनोसिन, ऐसा कोई है जिसको ये भी नहीं पता? अलीना पता था? सही बताओ, पता था? कसम से? ठीक है। तुमको पता था? 10th क्लास में पढ़ा था। ATP सबको पता है? ठीक है। अब आ जाओ, यदि अपन बात करें N2 बेस की, देयर आर 2 टाइप्स, प्यूरिन, नितेश सर बताए होंगे, गप्पू, ठीक है, मतलब कि ग्वाइनिन और एडेनिन, गप्पू है ना। यहाँ से हो गया गप्पू, यहाँ हो गया साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं। एक को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई। समझिएगा, हैं? अब मज़ा आएगा। देखो, एक को क्या बोलते हैं? मोनो। तो आ जाइए, MGP, सॉरी GMP, ग्वाइनिन मोनोफॉस्फेट, AMP, एडिनोसिन, CMP, साइटोसिन, TMP, बोलो, UMP, 2 को बोलते हैं डाई, बोलो बोलो, साइटोसिन डाइफॉस्फेट, थायमिन डाइफॉस्फेट, यूरेसिल, तीन को क्या बोलते हैं? ट्राई, बोलो बोलो, ग्वाइनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम लोग अभी तक सिर्फ क्या पढ़ते थे? कभी कभी हिम्मत करके ADP भी पढ़े हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो, ADP + IP = ATP।
तो जो हमारा एटीपी बनता था ना, तो आपको इतने में से कोई सा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कितने फॉस्फेट है और कौन सा N2 बेस है। ठीक है, देखो ये चीज़ें तुम लोगों को वहाँ MSc वगैरह में पढ़ने को मिलेगा, मतलब बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन ईजी था तो हमको लगता है बता दिया जाए। कोई दिक्कत? ये 2 टाइप्स के थे, ये तुम लोग पहले पढ़ ही लिए। अब अपने को मतलब क्या जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है सबके साथ। क्लियर हुआ? नोट करना चाहोगे जल्दी से कर लो। ये बता दिया था नितेश ने, ये बता दिया था, तो बताते क्यों नहीं हो भाई? ये बता दिया था। अच्छा तभी तुम थोड़ा इसको बंद कर दो, वो विशाल। चलो अब रुक जाओ सब लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको पहले तुम लोग पढ़े नहीं हो। आ जाओ इधर, ना रुक जाओ। चलो अपन देखते हैं ETS। पहले सुनो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपन पढ़ते क्यों हैं। तो क्या हुआ था, ध्यान से समझना। जैसे ग्लूकोज का पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, मिला था पायरुविक एसिड, बातें नहीं। पायरुविक एसिड से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम और यहाँ बना था क्रेब्स साइकिल। क्या बना था? क्रेब्स साइकिल के बाद हमको यहाँ पे NADPH2 और FADPH2 और ATP टाइप के कुछ एनर्जी के बंडल्स मिले थे। और जो ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं, मतलब कि यहाँ से जो भी रिएक्शन आ रही थी ना, इन सब जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था। मैंने बोला था जो भी रिएक्शन होगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, वो सब इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसी तरह से अपन ने क्या किया था, अब ये हुआ था इलेक्ट्रॉन, वो जो क्रेब्स साइकिल हुई थी लास्ट वाली, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मतलब सुनो, ग्लूकोज का काम, अभी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन ही चल रहा है, तो ग्लूकोज का पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो पायरुविक एसिड, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बना, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का पूरा स्टेप कंप्लीट हुआ ऑक्सैलोसक्सिनेट पे, ऑक्सैलो एसीटेट पे, लास्ट वाला है ना, ऑक्सैलो एसीटेट पे। इन सारे के सारे स्टेप में कुछ इलेक्ट्रॉन थे और कुछ NADPH2 थे। तो यदि उस हर सेल के अंदर यदि फ्री इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे ना, यदि हर सेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो इस एक टाइम बाद हमारी सेल चार्जेबल हो जाएगी और वो ब्रेक भी हो सकती है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लियर? नहीं तो ऐसे जितनी बार प्रोसेस चलती रहेगी, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्टोर होते रहेंगे ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करना पड़ेगा, और हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होकर वाटर बनाते जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। इसीलिए तुम लोगों ने यदि देखा होगा कि जो हमारी रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जो वाटर निकला था ना, वो रियल में वाटर कहाँ से निकला था आज पता चलेगा। देखो मैंने पहले ही बोला था, रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप क्या होता है। मैंने इसके पहले एक लेक्चर में समझाया था कि हमने वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया था, लेकिन अभी वो एनर्जी भी निकल गई थी कुछ, लेकिन वाटर नहीं निकला था, तो रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। रेस्पिरेशन कंप्लीट करने के लिए हम लोग 3 चीज़ बाहर निकालना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो निकल चुकी थी, आज हम देखेंगे वाटर कैसे निकलेगा। उस चीज़ के लिए हमको क्या जरूर पढ़ना पड़ेगा आज, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसा क्या सिस्टम रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? आ जाइए। तो यहाँ पे देखो FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, समझना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। कुछ लोग लिख रहे हैं हमसे नज़र चुरा के, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बिना मतलब में हम और लेट पढ़ाएंगे और लेट छोड़ेंगे, है ना, इसलिए एकदम कंसंट्रेशन से इधर सुने। FMN जो होता है, तो ये फ्लेविन मोनोप्रोटीन होता है। अब समझना एक चीज़ और ध्यान से देखना, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, जिससे दोबारा ना पढ़ाना पड़े। आइए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ये अंदर की मेम्ब्रेन है। बाकी ये जो जगह बची, इसको हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम और बोलते हैं क्रिस्टी, याद है। और इस क्रिस्टी में अंदर कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसका ये वाला पार्ट होता है हेड और ये वाला पार्ट होता है टेल।
और यहीं पे प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका? प्रोटॉन का, जिस वजह से हमारी जो सेल होती है वो न्यूट्रल बनी रहती है। समझो, यदि बाहर से सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन अंदर आएंगे तो अंदर एसिडिक नेचर नहीं होता, सोल्यूशन है H+ आयन, अंदर एसिडिक नेचर हो जाएगा। हमारी सेल यदि एसिडिक हो जाएगी तो क्या वो कैसे हो जाएगी? खराब हो जाएगी ना, क्योंकि उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, खराब हो जाएगी। इस वजह से ये जो रहता है तो एसिडिक मतलब सेल के नेचर को बैलेंस करता है कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। जितने प्रोटॉन अंदर आते हैं उतने प्रोटॉन वो बाहर भी निकालता है। क्लियर? अब क्रेब्स साइकिल हमारी कहाँ हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के बाद यहाँ पे क्रेब्स साइकिल हुई थी। यहाँ के बाद अब यहाँ जाएंगे और हम इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यदि हम बात करें ETS तो ETS हमारी होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यहीं पे लिख दो साइड में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि क्रेब्स साइकिल का सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाला स्टेप था इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी ETS कहाँ होगी? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन की यदि बात करें तो इधर साइड है इनर मेम्ब्रेन और इधर साइड है पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये वाला क्या है? पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और यहाँ इनर मेम्ब्रेन, मतलब कि अंदर इनर मेम्ब्रेन और बाहर पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ में आ गया? यहाँ काम चल रहा है इसके मेम्ब्रेन में, यहाँ काम चल रहा है। तो इसके ये तो इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन वाला साइड, और ये हो गया बाहर वाला जिसको हम पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दिए। क्लियर हुआ ये चीज़? ये बाहर वाला पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। जो प्रोसेस हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं और ये रोड है। और रोड के इधर साइड समझना, बीच रोड में नहीं, अंदर साइड, ये पूरा रोड है ऐसे, तो अंदर साइड चल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। ये संस्कारी इलेक्ट्रॉन है, बीच रोड से नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जब नई नई गाड़ी चलाते हैं तो बीच रोड से जाते हैं। तो बीच रोड से क्यों जा रहे हो? बड़ा ट्रक आगे उड़ा नहीं देगा? गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, मतलब ऐसे ईमानदारी से साइड से चलो ना। हैं? अब मैं मेरे को मतलब DK सर क्या वहाँ RD क्लास से जा तो मैं ट्रक से जाऊँ? अरे यार आओ ना, जितनी चद्दर उतना ही पैर पसारना चाहिए। नहीं ठंडी लग जाएगी पैर में। आओ, ये समझ में आया ना? अबे तुम मेरी फीलिंग समझो, वो बाद में बात करो। समझ में आ गए? चलो, ये दो चीज़ समझ में आई। आ जाओ अब यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर होता है क्रेब्स साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्रेब्स साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड फर्स्ट एक्सेप्टर होता है और ये दो इलेक्ट्रॉन को भेज देता है आयरन सल्फर प्रोटीन पे, और जो प्रोटॉन होता है यहाँ से देखो इनर मेम्ब्रेन में बाहर निकाल दिया, मतलब प्रोटॉन को कहीं यहाँ छोड़ दिया। अब यदि यहाँ प्रोटॉन, अब एक बार तो होगी नहीं, ये स्टेप बार बार होगी। अब बार बार यदि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटॉन आ जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा एसिडिक नेचर हो जाएगा, और एसिडिक नेचर ऐसा होता है किसी भी चीज़ को मार देगा, खराब कर देगा ना। तो ये अभी समझना, अभी H+ यहाँ है, आगे की प्रोसेस देखते हैं, फिर हम इस H+ की बात करेंगे। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन थे 2H+ है, इस वजह से दो इलेक्ट्रॉन, एक होता तो एक रहता। ये दो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से कहाँ चले जाते हैं? COQ, इसका एक और नाम है UB क्यूनोन। क्या होता है? UB क्यूनोन, इसी का नाम है। कोबाल्ट Q को ही हम UB क्यूनोन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन में आके कहाँ आ गया? UB क्यूनोन। ये UB क्यूनोन में आया दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आगे चल के कहाँ चला गया? साइटोक्रोम B। कहाँ चला गया? साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B में भी, साइटोक्रोम B से ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए साइटोक्रोम C1। कहाँ गए? साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A, फिर यही दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3। अपने को जो याद रखना है, एक ये याद रखना है कि जो ये हेड और टेल वाला था, एक बार तो यहाँ था, एक बार लास्ट में था। दो तो याद हो जाएंगे, दो में दिक्कत नहीं है। एक पहले ही था, एक लास्ट में था। एक याद रखो C के पहले, BC के बीच में। अब सुनो, फिर से सुनो एक बात ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रॉन चलने का जो पाथवे है, तो सबसे पहले FMN, क्या FMN, उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर UB क्यूनोन, फिर UB के बाद B आया तो साइटोक्रोम B। समझ में आया? FMN, आयरन सल्फर प्रोटीन, UB क्यूनोन, साइटोक्रोम B। कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A1, A3। क्लियर हुआ? इस पाथवे से चलेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से जुड़ के बनाता है H2, और ये 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन जुड़ के बना दिया H2O। क्या बना दिया? सुनो, अपन रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ये 2 ऑक्सीजन ना मत निकाल देना कि सांस लेते तो ऑक्सीजन निकलता है, ऐसा धोखे से हो जाता है। ऑक्सीजन आई कहाँ से? हम बताएंगे। ये 2 ऑक्सीजन है ना, सांस लिए थे ना अपन, बाहर से सांस लिए थे ना, तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 H+ को बैलेंस किया तो H2 हुआ, यहाँ हाफ O2 है, तो ये ऑक्सीजन मिल के ये निकालता है क्या? पानी। ये बनाए कहाँ? H2O। क्लियर हुआ? तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप होता है हमारा ETS है। जिनको पूरा याद मत करो, सिर्फ हमको स्टेप बता दो और जा सकते हो। याद हो गया सबको? याद हो गया? ठीक है, मतलब फिर से FMN, आयरन सल्फर प्रोटीन, UB क्यूनोन, साइटो, ये वाले हाँ बता दो। ऐसे मतलब मीडियम बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लो अंदर H+ ज़्यादा हो गया तो H+ को बाहर निकालना, बाहर H+ ज़्यादा हो गया तो अंदर, मतलब अंदर का एसिडिक मीडियम उसका बैलेंस होना चाहिए।